बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मित्रों, ब्रॉडर व्यू के अंदर जनरली मैं इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात नहीं करता, मुल्कों की जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, लेकिन जो बड़े सिग्निफिकेंट इवेंट हो रहे होते हैं ना इंटरनल पॉलिटिक्स में, तो उन पे ज़रूर मैं डिस्कशन कर रहा होता हूँ। यहाँ पे इंडिया के अंदर उनकी अंदरूनी सियासत में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है, जिसका असर अगले साल जो इलेक्शंस होने वाले हैं इंडिया के अंदर, उस पर यकीनी तौर पर इसका असर पड़ेगा और बड़ा गहरा असर पड़ेगा। हुआ ये कि गुज़िश्ता महीने इंडिया की 15 बड़ी अपोजिशन जमातों का एक इजलास हुआ लास्ट मंथ, और उसके अंदर उन्होंने एक अलाइंस बना के और मिल के बीजेपी के फाशिज़म से लड़ने के लिए उन्होंने एग्री कर लिया। इसकी वजह यह थी कि तकरीबन हर अपोजिशन जमात के पीछे बीजेपी पड़ी हुई है, उनके लोगों को तोड़ा जा रहा है, उनके लोगों के पीछे। यहाँ पर मैं कहता रहता हूँ कि ये जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, जुडिशरी हो गई, टैक्स डिपार्टमेंट हो गया उनका, इनकम टैक्स वाले, सीबीआई वाले, मुख्तलिफ जो उनके डिपार्टमेंट हैं उनको अपोजिशन लीडर्स के पीछे लगा दिया गया है। और उनके जो ख़ास लोग हैं, उनके जो पार्टी के लॉयल लोग हैं, उनके पीछे मोदी सरकार ने स्टेट के इदारे लगाए हुए हैं। और ऑब्जेक्टिव एक ही होता है कि अगर आप ये पार्टियां छोड़ के हमारे पास आ जाएं, क्योंकि ये इलेक्टेबल्स होते हैं, इनको वोट पड़ता है अपनी कंस्टिट्यूंसीज में, तो इनको कहा जाता है अगर आप ये पार्टी छोड़कर हमारे पास आ जाएं तो आपके पीछे कोई केस नहीं होगा, कोई आपको कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप इसमें रहेंगे पार्टी में तो आपके लिए मसाइल बढ़ेंगे। अब पहले तो ये था ना कि इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जाता था, लेकिन बाद में ये भी होने लगा कि पूरी की पूरी पार्टियां ही तोड़ी जाने लगी। शिवसेना को तोड़ा गया, उनकी गवर्नमेंट धपड़धूस करवाई गई, और इस तरह से 2-3 और भी स्टेट्स के अंदर प्रॉपर अटैम्प्ट्स हुई। वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे बड़ी अटैम्प्ट हुई थी, लेकिन वो नाकाम रही। और फिर हमने देखा कि सबसे बड़ी मुल्क की अपोजिशन जमात कांग्रेस पार्टी, उनके लीडर को ही पार्लियामेंट से निकाल दिया। ये कैसी डेमोक्रेसी है? पार्लियामेंट से उनको निकाल दिया सिर्फ इस वजह से कि वो मोदी की करप्शन पे सवालात पूछता था कि अडानी को फेवर क्यों करते हो, अंबानी को फेवर क्यों करते हो, ये काम क्यों हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिला। इन क्वेश्चंस के ऊपर उसको पार्लियामेंट से निकलवा दिया गया यूजिंग जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी को अगेन इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल किया गया, और इंस्टीट्यूशंस जब पॉलिटिसाइज हो जाते हैं तो उस मुल्क की डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती है। तो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए इंडिया की जो 15 बड़ी अपोजिशन जमातें थी वो मिलके अलायंस बना रही थी। लेकिन अब पिछले दिनों ये हुआ, 1-2 रोज़ पहले इनका दूसरा इजलास हुआ अपोजिशन जमातों का, और सेकंड इजलास के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टीज था ना, वो 15 से बढ़ के 26 हो गया है। अब इंडिया की टॉप की 26 अपोजिशन जमातें मिलके इन्होंने एक अलायंस बनाया है और मिलके ये चुनाव लड़ेंगे नेशनल लेवल पर। और इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुख्तलिफ स्टेट्स में ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि वो स्टेट तो जीत रही होती हैं, लेकिन इंडिया लेवल पर उनकी प्रेजेंस नहीं है, सच एज ममता बनर्जी, और इसी तरह से साउथ इंडिया की पार्टियां हैं, ये अपने स्टेट्स के अंदर जीत रही होती हैं या फिर ठीक ठाक वोट ले रही होती हैं, लेकिन ये इंडिया भर में प्रेजेंस नहीं रखती। तो इन सब का मिल जाना एक प्लेटफॉर्म पे, इसका मतलब है कि वो जो प्लेटफॉर्म होगा एक बहुत बड़ी सियासी पावर यकीनी तौर पर बन सकता है। और ये कांग्रेस की छतरी तले सारे जमा हुए हैं और इन्होंने मिलकर एक सियासी प्लेटफॉर्म बनाया है इंडिया के नाम से। अब ये बहुत बड़ा मूव है। मेरे ख्याल से 2014 से लेके आज तक मोदी सरकार के लिए जितने भी चैलेंजेस आए ना, सियासी चैलेंजेस, ये उनमें सबसे बड़ा चैलेंज है। और इस अलायंस के अंदर अगला इलेक्शन जीतने का सारा पोटेंशियल मौजूद भी है। अल जजीरा ने इस पे रिपोर्ट किया है कि इंडियन अपोजिशन पार्टीज फॉर्म इंडिया अलायंस फॉर 2024 इलेक्शन। इंडिया स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, सेज एन अपोजिशन लीडर एट द एंड ऑफ अ 2-day मीटिंग इन बेंगलुरु। और इसमें वो कहते हैं कि naming the alliance India is seen as an attempt by the opposition parties to challenge the BJP on its own nationalist platform in elections due by May 2024.
यानी वो जो एक चेंज कर रहे थे, भारत की जो डेफिनेशन है ना वो ही चेंज करके रख दी थी। अगर आप हिंदू है तो भारतीय हैं आप, और हिंदू भी कौन सा, जो आरएसएस को सपोर्ट करता है वो हिंदू, यानी सेक्युलर हिंदू जो है, या वो हिंदू जो कि सेक्युलर नहीं है लेकिन बीजेपी को पसंद नहीं करता, वो भी इंडियन नहीं है। नैरो किस्म की इंडिया की डेफिनेशन बना दी गई है। तो इस झूठे नेशनलिस्टिक जो उनका नैरेटिव रहा है बीजेपी का 2014 से, इनको काउंटर करने के लिए अपना इंडियन नैरेटिव, जो असली इंडिया का नैरेटिव है, असल इंडिया, द रियल इंडिया, तो बीजेपी के इस झूठे नेशनलिज्म वाले नैरेटिव को काउंटर करने के लिए राहुल गांधी असल इंडिया का जो नैरेटिव है ना, द रियल इंडिया, वो जो फाउंडिंग फादर्स इंडिया के थे, जिन्होंने जो इंडियन नेशनलिज्म की बुनियाद जिस तरीके की डाली थी, जिसमें इंक्लूसिवनेस थी, उसको रिवाइव करने की एक बहुत बड़ी अटेम्प्ट की गई है। अच्छा, इन्होंने अपना एक पॉलिसी इन्होंने जारी की है, और जो सबसे खतरनाक बात है, अब ये ना सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि उनके जो सपोर्टर है, असल में बीजेपी चलती ही सेठों के पैसे पे। मोदी ने 2002 में गुजरात में कुछ काम नहीं किया था, असल में ये सेठों को, बहुत बड़े बड़े सेठों को कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने दिए थे, तो झूठ बोला गया कि जी बहुत पता नहीं तकदीर बदल दी है गुजरात की। आम इंसान जो है ना वहां पर रहते हुए, उनकी जिंदगी पे कोई बड़ा असर नहीं पड़ा था। चंद सेठों की जो बिजनेसेस थी वो जरूर बड़े थे गुजरात में, और उन सेठों को 2014 के बाद मोदी नेशनल लेवल पर लेकर आया। पहले गुजरात लेवल के ठेके उनको देता था कॉन्ट्रैक्ट्स, बाद में नेशनल लेवल पर। और हुआ क्या है, इसका नतीजा आप देखिए। 2014 में अडानी, जिनके ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं राहुल गांधी की ये मोदी साहब और बीजेपी वालों के पार्टनर हैं एक तरह से, और इनके लिए जायज नाजायज काम सारे कर रहे होते हैं बीजेपी वाले। तो अडानी की नेटवर्थ हुआ करती थी $8 बिलियन, ओनली $8 बिलियन 2014 में जब मोदी पीएम बना। उसके बाद दुनिया ने देखा कि ये बंदा देखते ही देखते 2022 में $140 अरब पे पहुंच गया। 8 बिलियन से $140 बिलियन तक एक बंदा पहुंच जाता है मोदी की आशीर्वाद से। सारे के सारे ठेके इसको, जिसमें इसको एक्सपर्टीज भी नहीं होती बिजनेस में, वो भी ठेके इसको दे देता है। फिर अंबानी को देखिए आप, ये जो अनिल अंबानी साहब हैं, कोई इसका प्रियर बैकग्राउंड नहीं था डिफेंस इंडस्ट्री में। रफाइल के कॉन्ट्रैक्ट मिलने से चंद रोज पहले एक कंपनी बनाता है डिफेंस की, कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये जो फ्रांस के साथ इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि हमारे इस कंपनी को आपने बिजनेस देना है। ये स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंडिया की गवर्नमेंट ने मेंशन किया। और फिर उसके बाद आप मुकेश अंबानी देखिए, मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ थी 2014 में थी $18 अरब, $18 बिलियन, और अब हमें पता है कि $100 अरब से ज्यादा की उनकी नेटवर्थ है। मोदी के आने के बाद चंद सेठ ऐसे हैं जिनकी बिजनेसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और भक्तों को लगता है कि इंडिया तरक्की कर रहा है। इंडिया का जो गरीब आदमी है उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा ज्यादा खास। यानी आप देखते हैं ना कि ये कोई वेल्थ बढ़ रही है, तो वेल्थ नीचे की लेवल पर नहीं बढ़ रही, नीचे की लेवल पर वैसे के वैसे कठिन हालात हैं आम इंसान के लिए, लेकिन जो ऊपर की लेवल के सेट हैं वो माल पे माल बनाते जा रहे हैं। और नतीजतन फिर ये जो लोग हैं ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, तो उस पे फिर बीजेपी चल रही है। बंदों को तोड़ना, जोड़ना, पैसे खिलाना, ये सारा कुछ उन्हीं के पैसों से हो रहा होता है। अब इन्होंने अपोजिशन अलायंस जो बनाया ना, इन्होंने इस तरह के जो सेट हैं जो कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनके ऊपर डायरेक्टली हाथ डाला है। इन्होंने ये जो पहली अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी जारी की है, उसमें वो कहते हैं, एंड आई कोट अल जजीरा, कि वी मस्ट बिल्ड अ फेयर इकोनॉमी विद अ स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एंड फ्लोरिशिंग प्राइवेट सेक्टर, in which the spirit of enterprise is fostered and given every opportunity to expand। यानी फेवरेटिज्म जो है ना वो खत्म होगा, वो नहीं करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं होगा कि बस पहले से ही डिसाइडेड है कि फलां कंपनी को ही ठेका जाएगा, फलां कंपनी को ही फलां काम मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। एक कॉम्पिटिटिव माहौल क्रिएट करेंगे, और ये वैसे ज़रूरी भी है। अगर इंडिया ने सुपर पावर बनना है, मेजर इकोनॉमिक फोर्स दुनिया की बनना है, चाइना को compete करना है, तो ये रिफॉर्म्स लाजमी है। सेठों के पास जब तक मुल्क रहेगा ना, तो सिर्फ एक मखसूस कम्युनिटी के लिए तो मुल्क की पॉलिसीज बनेंगी, वो तरक्की करेंगे, लेकिन इंडिया एज अ नेशन ग्रो नहीं करेंगे। तो ये इंडियन सियासत के अंदर एक बहुत बड़ी चीज हुई है, और 2024 का जो इलेक्शन है उसके अंदर फॉर श्योर ये जो अलायंस है ना बहुत बड़ा धचका जरूर देगा बीजेपी सरकार को।